लाल और सफेद का क्रॉस करवाया है तो लाल को प्रभावी होना था, सभी पादप कैसे आने चाहिए थे, लाल पादप आने चाहिए थे, लेकिन लाल नहीं आए। इसका मतलब लाल पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। लाल के साथ साथ सफेद भी थोड़ा सा प्रभावी हो रहा है या अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए लाल और सफेद मिलकर क्या हो गए, पिंक। पिंक तो समझ में आता है कलर, ठीक है। क्या बताओ, कैसे बताओ, तौलिया वलिया है क्या कोई पिंक कलर का, है तो सही, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तुमको, ठीक है। क्यों बताऊं, मेरे तौलिए मेरे कपड़े क्यों बताऊं तुमको, हाँ ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं शिक्षक हूँ साहेब, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी ऐसा काम, शिक्षक की बात मानते नहीं है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अधिकतम विद्यार्थियों तक बात को पहुंचाइए। एक आदमी फ्री में पढ़ा रहा है, पढ़ लो। अच्छा करेंगे, धीरे धीरे इसको थोड़ा डिजिटल विजिटल हो जाएंगे अपन भी। चलिए, तो कल हमने बात की थी प्रभाविता का नियम, ठीक है, बात की थी। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कहता था कि जब जोड़े के दो असमान कारक होते हैं तो उनमें से एक कारक अभिव्यक्त होता है जो प्रभावी कहलाता है, दूसरा कारक अभिव्यक्त नहीं होता है जो अप्रभावी कहलाता है, ठीक है। तो इसके कुछ अपवाद है, नियम के अपवाद, ठीक है। दो अपवाद है, पहला है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा होता है सहप्रभाविता। दोनों में अभी फर्क समझाऊंगा मैं आराम से, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, ठीक है। चलिए, तो अपूर्ण प्रभाविता सहप्रभाविता क्या है वो पढ़े, इससे पहले इस बात को ऐड कर लो अपने नोट्स के अंदर, प्रभाविता के नियम के अपवाद, ठीक है। और साथ साथ यहां पे लिख लो, पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है, पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं। तो अगर कोई अपवाद नहीं है तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सार्वत्रिक नियम, सब जगह पे लागू होता है, ठीक है। चलिए, तो किस जगह पे लागू होता है, क्या होता है, वो अपन बात करेंगे। इनको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन अपूर्ण प्रभाविता सहप्रभाविता की बात करेंगे। देखो बेटा, ऑनलाइन पढ़ने के अपने, देखो ऑफलाइन में मजा तो है, ऑफलाइन में ही सब कुछ है, पर ऑनलाइन पढ़ने का एक फायदा है कि ऑफलाइन में जो चीज 2 लेक्चर में खत्म होती है, ऑनलाइन में वो आधे लेक्चर में या पौने लेक्चर में खत्म हो जाती है। जैसे अगर ऑफलाइन क्लास होती तो एक ही अपूर्ण प्रभाविता ही में आधा घंटा पौने घंटे पढ़ा पाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे अपन इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत बेटर तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हुए, कोई डाउट लेते हुए सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वहां पे टाइम ज्यादा है, यहाँ पर टाइम कम है, ठीक है। तो कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल रही है, और ध्यान रखना 6 महीने के अंदर अंदर 7, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या मई, अप्रैल आते आते तो नीट के एग्जाम की फिर से चर्चाएं शुरू हो जाएगी। मतलब 6-7 महीने बाद नीट का एग्जाम, तुम्हारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि तुम इन 7 महीनों के अंदर अंदर इतनी धांसू तैयारी करो कि पहले साल में ही विद 12th ही तुम अच्छा स्कोर लेके निकल जाओ, ठीक है। चलिए, तो कोशिश करो मेहनत करने की, ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ो एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखो अपूर्ण प्रभाविता दिख रही है रिकॉर्डिंग में, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो ऊपर लिखता हूं तो कभी कभी दिखता नहीं है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वाह, इतनी आसान है क्या अंग्रेजी, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, मजा आ गया। दूसरा वाला है सहप्रभाविता, इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस, पूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता।
तो क्या है अपूर्ण प्रभाविता, क्या है सह प्रभाविता? देखिए इधर सपोज करो मैं क्रॉस करूं एक लाल पुष्प वाले पौधे का, ठीक है, क्रॉस करवाया सफेद पुष्प वाले, और मेंडल के नियमों के हिसाब से लाल वाला प्रभावी है, सफेद वाला अप्रभावी मान लो, ठीक है। हालांकि टेबल में अपन ने नहीं लिखा है, पर लाल जो है वो प्रभावी है, सफेद अप्रभावी। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ये लिख दिया अपन ने। ओह सॉरी, ठीक है। चलिए, अब इनसे आपने बना दिए युग्मक, और आ गई हमारे पास F1 PD कैपिटल आर स्मॉल आर। बताओ F1 के अंदर पादप, बताओ F1 के अंदर पादप कैसे होंगे? मेंडल ने टॉल मतलब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस किया था, F1 में सभी लंबे थे, यहाँ पे लाल और सफेद सभी कैसे होने चाहिए थे? लाल। लेकिन आए कैसे? पिंक कलर के पौधे, गुलाबी। ओ कहीं हो, ठीक है। ये क्या हुआ? लाल सफेद गुलाबी, ये तो अलग हो, ठीक है। इसीलिए तो अपवाद है, इसीलिए तो अपवाद है। क्या हुआ यहाँ पे ध्यान देखो, लाल और सफेद का क्रॉस करवाया है तो लाल को प्रभावी होना था, सभी पादप कैसे आने चाहिए थे? लाल पादप आने चाहिए थे, लेकिन लाल नहीं आए। इसका मतलब लाल पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। लाल के साथ साथ सफेद भी थोड़ा सा प्रभावी हो रहा है या अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए लाल और सफेद मिलकर क्या हो गए? पिंक। पिंक तो समझ में आता है कलर, ठीक है। क्या बताओ, कैसे बताओ? तौलिया वोलिया है क्या कोई पिंक कलर का? है तो सही, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तुमको, ठीक है। क्यों बताऊं? मेरे तौलिए मेरे कपड़े क्यों बताऊं तुमको? हाँ ठीक है। अब तो वह परिघटना जहां पर कोई कारक पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है, अतः दोनों का जो परिणामी फिनोटाइप होता है वो दोनों का मध्यवर्ती आता है। लाल और सफेद का मिक्स पेंट वगैरह करते हैं, उनको पता होगा। लाल कलर में सफेद कलर थोड़ा सा घोल दो तो वो पिंक हो जाता होगा शायद। नमक और मिर्च को मत मिला देना, तुम बोलोगे यार पिंक तो हुआ ही नहीं, ठीक है, वो मैं गारंटी। चलिए, तो लाल पुष्प सफेद पुष्प बैंगनी, तो वह घटना जहां पर कोई कारक पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है उसको अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। तो परिणाम फिनोटाइप दोनों का मध्यवर्ती आता है, ना पूरी तरीके से लाल ना पूरी तरीके से सफेद, दोनों के बीच का। क्लियर? चलिए, अब सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में तुम क्या करोगे? सह प्रभाविता में तुम एक काम करोगे। सह प्रभाविता में तुमने देखा कि लाल पुष्प सफेद पुष्प, लाल पुष्प सफेद पुष्प। हाँ, सह प्रभाविता में तुमने मान लो कि एक ब्राउन रंग की, ब्राउन कलर, ठीक है, चलो हिंदी में लिखे तो भूरा रंग, ठीक है, भूरे पशु का संकरण करवाया, क्योंकि उसका उदाहरण नहीं, सफेद पशु के, ठीक है, ब्राउन कलर के कैटल का क्रॉस करवाया व्हाइट क्रॉस के कैटल, भूरा भैंसा नहीं, हाँ गाय भैंस कोई भी ले सकते हो, कैटल आ गया, ठीक। तो इसको होना था प्रभावी, कैपिटल बी, इसको होना था अप्रभावी। क्या लिखा? दोनों का युग्मक बनी, ये पशु कैसा होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए था? भूरा, मेंडल के हिसाब से, क्योंकि एक प्रभावी ये था, भूरा होना है। लेकिन ये हो गया रोन कलर, ये क्या आ गया? तुमने एक नाम सुना होगा, चितकबरा, जबरा कुत्ता सुना है? ऐसा कुत्ता जिसके ऊपर सफेद और ब्लैक दोनों डॉट है, देखा है? ऐसी गाय भी देखी है तुमने, ये सफेद गाय है लेकिन उसके ऊपर काले काले से डॉट है, या भूरी गाय है लेकिन उसके ऊपर सफेद सफेद से डॉट है। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भूरा रंग भी आ रहा है, सफेद रंग भी आ रहा है दोनों के अंदर। यहां तो लाल और सफेद आ रहा था लेकिन दोनों मिक्स होकर आ रहे थे, मध्यवर्ती आ रहा था। यहां पर मिक्स नहीं हो रही है, भूरा भी एक्सप्रेस हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, सफेद भी अभिव्यक्त हो रहा है।
और दोनों स्वतंत्रता पूर्वक अगली पीढ़ी में आ रहे हैं, मतलब सफेद धब्बे भी दिख रहे हैं अपने को, ब्राउन कलर के धब्बे भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके की परिघटना जहां पर दोनों कारक स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग अभिव्यक्त होते हैं, उस घटना को बोला जाता है सहप्रभाविता। दोनों कारक एक दूसरे के साथ साथ समान प्रभाविता दर्शा रहे हैं, सहप्रभाविता दर्शा रहे हैं। क्लियर? अब इसलिए ये अपवाद है, यहाँ पे दोनों का मध्यवर्ती आता है, जबकि यहाँ में दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। अब इनका अगर अपन करवाए स्वपरागण नहीं, अब पादप है तब तो स्वपरागण हो जाएगा। यहां तक कि क्या बोलेंगे? अंतःप्रजनन। क्या बोला जाता है? अंतःप्रजनन। पादपों में होता है परागण, जंतुओं में होता है अंतःप्रजनन। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेबल बना दूं? ठीक रहेगा, साइड में बना के ताकि अपने को दिक्कत नहीं हो। सॉरी, साइड में बनाएंगे तो युग्मक कहाँ लिखेंगे? ठीक है, चलिए तो अगर मैं अनुपात लिखूं, इसका अनुपात लिखूं, कहां लिखें? जगह ही नहीं बची। कैसा पादप आएगा? लाल। कैसा पादप? गुलाबी। कैसा पादप? गुलाबी। कैसा पादप? सफेद। ठीक है, तो याद करो मेंडल के एकल संकर संकरण का लक्षण प्ररूप अनुपात 3 लंबे और 1 बुनी, जबकि यहां पर क्या क्या है? लाल, गुलाबी व सफेद। कितना कितना? 1:2:1। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा? 1:2:1। 1:2:1 आ रहा है, इसका मतलब मेंडल के नियम से विचलन हो रहा है, मेंडल के नियम का अपवाद बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 था, यहाँ पे कितना आया है? इतना आया है। इसको क्या लिख रहे हैं? लाल, गुलाबी और सफेद 1:2:1। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं। इसका अंतःप्रजनन करवाया तो हमारे पास क्या आएगा? द्वितीय पीढ़ी। और द्वितीय पीढ़ी हमारे पास कैसी लाएंगे अपन? ऐसी। कैसे? ऐसे बनाएंगे टेबल बना के अपन ऐसा ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? नर युग्मक। यहाँ पर क्या आएंगे? मादा युग्मक। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। समझ में आ रहा है मैं क्या कैपिटल बी स्मॉल बी कर रहा हूँ? सबको सब कुछ समझ में आएगा, बशर्ते की क्लास रेगुलर अटेंड करो। लक्षण प्ररूप इसका अगर अपन देखें, नीचे तक दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 3 तरीके के जीव, भूरा, फिर रोन और सफेद। 1:2:1। ठीक है, तो ये भी मेंडल के नियमों से क्या दर्शाता है? विचलन दर्शाता। ये भूरा, ये दोनों कैसे? रोन कलर के, और ये कैसा हो जाएगा? सफेद। तो इनको मेंडल के नियम का क्या माना जाता है? अपवाद माना जाता है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है मामला? सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट करने के लिए क्या करना होता है? वीडियो को रोक के कॉपी में लिखना होता है। अब मैं बार बार बोलता रहता हूँ, नए बच्चे जो जुड़े हैं उनका स्वागत है, लेकिन ये जानकारी जरूर लिखिएगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो लेक्चर का मतलब कम हो जाता है। खासकर अब जबकि तुम्हारे स्कूल कोचिंग सब बंद है और तुमको कोई कहीं से लिखवाने को नहीं बोल रहा है,
तब केवल लेक्चर देखना, पढ़ाई नहीं होगी, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस से बात करते हैं। अब इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी, कंपटीशन में एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। वो चार्ट तो लिखना है, उन्हीं चार्ट के नीचे जगह हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई कारक पूर्ण रूप से, कोई कारक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है तथा परिणामी फिनोटाइप लिख लेता हूं, लक्षण प्ररूप बोलो या फिनोटाइप, दोनों का मध्यवर्ती आता है। यही फर्क है इसके अंदर। वहां पे भी कोई कारक पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है, लेकिन दोनों मध्यवर्ती नहीं लाकर अलग अलग अभिव्यक्त हो रही। ठीक है, दोनों कारक स्वतंत्र पूर्वक या स्वतंत्र रूप से अलग अलग अभिव्यक्त होते हैं। अतः फिनोटाइप में दोनों कारक या दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। ब्राउन धब्बे भी दिख रहे थे, व्हाइट धब्बे भी दिख रहे थे। एग्जाम्पल, पशुओं में त्वचा का रंग, दूसरा रक्त समूह की वंशागति। ठीक है, मानव रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, खासकर ए बी। ठीक है, चलिए इसके अंदर एग्जाम्पल, एक तो अपन ने जो पढ़ा है वो किसका एग्जाम्पल पढ़ा है हमने, स्नैपड्रैगन, पादप में पुष्प का रंग। ठीक है, स्नैपड्रैगन को और क्या बोला जाता है, एंटीरिनम। ऑप्शन में दिखे तो वो भी सही है, या फिर इसको बोला जाता है डॉग फ्लावर, स्वान पुष्प, क्यों बोलते हैं, गूगल पे पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा मिराबिलिस में पुष्पों का रंग। एक और है मुर्गा जिसका नाम है एंडुलेशन। एंडुलेशन मुर्गे में पंखों का रंग। तो ये एग्जांपल याद है, परिभाषा तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको नोट कर दो। फिर अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, रक्त समूह की वंशागति के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो हटाओ इसको। तो रक्त समूह की वंशागति के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। रक्त समूह के ऊपर जो सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए रक्त समूह, कितने रक्त समूह है, 4 रक्त समूह है। ठीक है, तुमको मालूम है ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ ए। हाँ, 4 रक्त समूह है। इन 4 रक्त समूह में से इनका निर्धारण किसके आधार पर होता है, इनके अंदर किस तरीके का एंटीजन है। ठीक है, ए एंटीजन है तो ए रक्त समूह, बी है तो बी रक्त समूह, ए और बी दोनों है तो ए बी रक्त समूह, और दोनों में से कोई नहीं है तो ओ रक्त समूह। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तुमने मतलब कहीं तो पढ़ा होगा, हमने हमारे साथ पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर जो तो रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन द्वारा। किसके द्वारा,
उपस्थित एंटीजन द्वारा। और एंटीजन का निर्धारण कौन करती है? आई जीन। ठीक है, रक्त समूह के निर्धारण करने वाली जीन कौन सी है? आई जीन। ठीक है, रक्त, हाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग तो डाली नहीं। रक्त समूह वंशागति। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारण? आई जीन द्वारा निर्धारण। पहली चीज तुमको ये आना चाहिए। ठीक है, आई जीन किस तरीके से निर्धारित करेगी? ये देखो, इस जीन के 3 विकल्प हो सकते हैं, 3 विकल्पी रूप हो सकते हैं। अगर तुमने पहला लेक्चर पढ़ा है तो वहां पे मैंने विकल्पी की परिभाषा बताई थी, कि एलील की परिभाषा बताई थी, कि एक ही जीन के जो 2 अलग अलग रूप होते हैं उनको एलील बोला जाता है। जैसे लंबाई के जीन के 2 रूप हो सकते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? एलील। तो एक से ज्यादा अलील होने पर, सॉरी 2 से ज्यादा अलील होने पर एक नाम दिया जाता है। आई जीन के 3 अलील है, 3 अलील में आई ए, आई बी और आई नॉट, या इसको सिंपली अपन आई लिख सकते, स्मॉल आई। ठीक है, नाम से ही समझ में आना चाहिए, स्मॉल आई बापरा गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ है। तो जहां पे आई ए जीन अभिव्यक्त होगी रक्त समूह ए, आई बी जीन अभिव्यक्त होगी रक्त समूह बी, दोनों अभिव्यक्त हो जाए तो ए बी, अगर ये अभिव्यक्त हो जाए तो ओ रक्त समूह होता है। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन किस पे प्रभावी है? आई ए जो है, आई ए आई जीरो पर प्रभावी है। ठीक है, इसी तरीके से आई बी जो है आई जीरो पे प्रभावी। ठीक है, और तीसरी परिस्थिति, आई ए व आई बी आपस में कैसे है? सहप्रभावी। इसीलिए तो मैंने सहप्रभावी के ब्रैकेट में ए बी लिखा था। ए बी रक्त समूह के अंदर सहप्रभाविता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई ए और आई बी आपस में कैसे हैं? सहप्रभावी है। ठीक है, तो इतनी जानकारी अगर पता है तुमको तो सब पता चल जाएगा। एक और चीज, हमने तो बोला था कि एक जीन के 2 ही रूप हो सकते हैं। एक जीन के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यही हो सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। यहाँ पे 3 रूप कैसे? तो ये किसका उदाहरण है? बहुविकल्पी जीन। क्या बोला जाता है? बहुविकल्पी जीन, मल्टीपल एलील। जब किसी जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं तो उसको बहुविकल्पी जीन या मल्टीपल एलील जीन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुई कंसेप्ट की बात, वो जरूर याद रखना, और ये तीनों बातें भी याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि रक्त समूह की वंशागति को समझाओ, बोर्ड लेवल पे तो ऐसा ही सवाल आएगा। ये सब की आई जीन द्वारा निर्धारित होते हैं, उसके कितने एलील होते हैं? 3 एलील। 3 एलील कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई जीरो, ये इसके ऊपर ही प्रभावित। कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए, और इनफैक्ट यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, सवाल पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है और एक व्यक्ति का रक्त समूह, व्यक्ति मतलब औरत का रक्त समूह बी है, दोनों की शादी होती है तो बच्चों में ए बी रक्त समूह होने की संभावना क्या होगी? इस तरीके के सवाल वो भी तुमको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक, चलो साल अब देखो, सपोज करो तुमको किसी को भी फादर साइड से कोई एलील मिल रहा है, मदर साइड से कोई एलील मिल रहा है, तो जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा? सीरियल नंबर भी लगा देते हैं, हमारी टेबल हो जाएगी कंप्लीट। दिख तो रहा है फादर मदर। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, तो माता
पिता हमारा रक्त समूह भी निर्धारित करते हैं। भविष्य तो निर्धारित करते ही करते हैं। माता पिता के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, आभारी रहना चाहिए। तुमको खाने पीने को पैसा दिया है, मतलब अरे हाँ जो भी है, ठीक है। चलिए, हाँ सपोज करो तुमको फादर साइड से एलील मिल रहा है IA, मदर साइड से एलील मिल रहा है, ठीक है। तो जीनोटाइप हमारे अंदर क्या आ जाएगा, IA। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, किस तरीके का रक्त समूह। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखता है, और बाहर से क्या दिखता है, रक्त समूह बाहर से दिखता है। ऐसा किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि भाई साहब आपका रक्त समूह यहाँ पे A लिखा हुआ है, किसी के कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है। वो जो तुम बोलते हैं ना इधर कुछ लिखा हुआ नहीं, वो भी नहीं लिखा होता है। वक्त वक्त की बात होती है, कोई आदमी समझदार कहलाता है, कोई आदमी बेवकूफ कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, A रक्त समूह। क्या हो जाएगा, A रक्त समूह। फिनोटाइप समझ में तो आ रहा है, मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, लक्षण प्रारूप, ठीक है। फादर साइड से तुमको मिला A, मदर साइड से मिला I0, I0, IA। रक्त समूह क्या होगा, मैंने अभी बोला था कि IA I0 पे प्रभावी है, कैपिटल T स्मॉल t पे प्रभावी है, तो कैपिटल T स्मॉल t साथ साथ आते हैं, तो रक्त समूह कौन सा, सॉरी लक्षण क्या आता है, लंबाईपन का, ठीक है। यहाँ पे IA और I0 साथ में, I0 प्रभावी है, IA प्रभावी है, रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, A। दूसरा, हमको फादर साइड से मिला B, मदर साइड से मिला B, IB, रक्त समूह B। चौथा केस, फादर साइड से मिला IB, मदर साइड से मिला I0, IB, रक्त समूह कौन सा, B। पांचवा, फादर साइड से मिला IA, B, रक्त समूह कौन सा, सॉरी जीनोटाइप IA, IB, रक्त समूह कौन सा होगा, A और B आपस में सहप्रभावी है, तो इसीलिए रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, AB। और छठा, फादर साइड से I0, मदर साइड से I0। बस अगर इतना टेबल तक तुमको समझ में आया तो कल कुछ सवाल करवाऊंगा, तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रक्त समूह की वंशागति को रोक देते हैं। सवाल बहुत अच्छे होंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आए हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, समझ में नहीं आए हो अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए।